सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सभी एक बात का ध्यान रखें, जब एक आदमी कुछ कह रहा हो या बोल रहा हो या गा रहा हो तो दूसरा ना गाए बोले, क्योंकि इसमें इको होती है और किसी की आवाज ठीक से नहीं आती है जब दो आदमी एक साथ बोलते हैं। तो आज का हमारा विषय है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि समीक्षा कैसे लिखी जाए। हमने समीक्षा के इतने सारे कार्यक्रम कर लिए और बहुत दिनों से कैलिफोर्निया शाखा और काफी लोग बोल रहे थे कि हमें समीक्षा की क्लास लो। सविता जी बोल रही थी, 3-4 महीनों से बोल रही थी, लेकिन जिसका जब समय आता है तभी होता है। इस बार अचानक मेरे मन में आया, मुझे याद आया कि लोगों ने कहा था। तो अब क्या है, आप लोग जो समीक्षा भेजते हैं उसको मुझे बहुत करेक्शन भी करना पड़ता है। तो मुझे लगा एक बार अब अच्छे से समीक्षा सिखाने का वक्त आ गया है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समीक्षा कर पाओ। तो हमारे साथ जो हमारी वरिष्ठ जो संरक्षक भी हैं हमारी संस्था की, डॉक्टर शशि मंगल जी, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले वो कुछ बोले कि समीक्षा के बारे में वो अपनी बात रखें, क्योंकि वो काफी वरिष्ठ हैं। तो निश्चित ही वो बोलेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शशि मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि मंगल जी, धन्यवाद। आपने तो एकदम से, चलिए मैं शुरू करती हूँ। समीक्षा शब्द दो शब्दों से सम उपसर्ग में इक्ष धातु और है। सम का मतलब है बराबर और इक्ष धातु का प्रयोग होता है देखने से, और आप प्रत्यय लगने से समीक्षा जो बना, इसका मतलब है समान दृष्टि से देखना। मतलब इसी रचना में भी जो अच्छाई है उससे समान समीक्षा के अंतर्गत है। तो इसका मतलब यह है कि मतलब अच्छाई में हम चाटुका और बुरा नामक जाए, और कि चलो हमें तो बुराई का मौका मिला है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों की सामंजस्य स्थिति बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एक मिनट, आवाज एकदम समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। हाँ, आवाज नहीं समझ आ रही कुछ है। भी समझ, एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी समझ लोग नहीं आ अपना रहा म्यूट करेंगे ये ना। क्या सबका म्यूट करवा दो, सबका बोला म्यूट करेंगे। हाँ, सबका म्यूट करोगे ना तब उनकी आवाज क्लियर आएगी। एक मिनट, शशि मंगल जी, आपका थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, और उसके अलावा जितने भी पार्टिसिपेंट है सब अपने आप को म्यूट कर लो। अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप हाथ उठा सकते हैं, कुछ समझना या बोलना है। और शशि मंगल जी, अब आप बोलें। दोबारा से बोलो या आगे चलो? नहीं, आप बोले, लेकिन आपका थोड़ा नेट का प्रॉब्लम लग रहा है। थोड़ा सा आवाज ना बीच बीच में टूट रही है आपकी। तो आप दोबारा से बोलें, या तो बताया आपने ये कान में लगा इसको हटा दें चाहे से। आपकी आवाज नहीं आई, फिर मुझे आई नहीं रही। आएगी आपको। बोलिए आप। हाँ, आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो आपने उसको लगा रखा है ना। आपका नेट की प्रॉब्लम, आपकी नेट की प्रॉब्लम है शशि मंगल जी। आप थोड़ा अपना नेट चेक करें, जब तक मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ा देती हूँ। कोई बात नहीं, आपका नेट कट रहा है बार बार बीच बीच में। कहीं और बैठ के देखें, या तो यहाँ पर नेट की समस्या है तो। हाँ, क्या मुझे बोलना है अभी या नहीं? हाँ, अब ठीक है, अब आप बोलें। अब आप बोलूं? हाँ, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, बोलें। अच्छा, समीक्षा शब्द सम उपसर्ग और इक्ष धातु आप प्रत्यय के योग से बना है। सम का मतलब है बराबर
इक्ष धातु का प्रयोग देखने के संदर्भ में होता है और आ प्रत्यय लगने से इसका मतलब हो गया समान दृष्टि से देखना, मतलब किसी रचना के गुण और दोष दोनों को ही समान रूप से देखना समीक्षा के अंतर्गत आता है। इसके का आशय ये नहीं है कि गुण देखने में हम चाटुकारिता करें और बुराई देखने में हम मर्जी चाहे जो कह जाएं। अच्छाई भी संतुलित शब्दों में बतानी होगी और जो उसके दोष है बड़े सीमित और प्रेरणादायी रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अब समीक्षा दो स्तरों पर होती है। एक तो विद्यालय स्तर, स्कूल में जो विद्यार्थियों से समीक्षा करवाते हैं, तो उसमें तो कवि का ज्यादा परिचय नहीं लिखना होता है, नाम लिखना होता है और रचना का नाम लिखना होता है। और इसमें रचना से अपनी बात कहने के लिए, पुष्टि करने के लिए रचना से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, साथ ही दूसरे कवियों की रचनाओं के भी उदाहरण दिए जाते हैं, ये समभाव के भी और विषम भाव के भी, जैसा भी कि लेखक, जैसा भी समीक्षक देना चाहे। और इसके जो समीक्षा पुस्तकों की होती है, उस समीक्षा में भी और विद्यालय समीक्षा में भी रचना के दोनों ही पक्षों को लिया जाता है, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, शैली, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, ये रस, छंद, अलंकार, ये चीजें आती हैं कि इस कवि ने किन चीजों का वर्णन किया है। रचना शब्द छंदबद्ध है या छंद मुक्त है, किस छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा में किस तरह के शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ है, अंग्रेजी के शब्द भी हैं, वाक्य कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, संयुक्त हैं या साधारण वाक्य हैं, इन सारी दृष्टि से रचना को देखा जाता है। और भाव पक्ष में कि रचनाकार ने चाहे तो वो कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे किन भावों को प्रस्तुत किया है और वे उस भाव के लिए उन्होंने जो कल्पना की है या जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उनसे वे कितनी तालमेल बैठा पा रहा है। और इसके साथ ही साथ पुस्तक की समीक्षा में कवि का थोड़ा सा परिचय और उसके अन्य रचनाओं की का भी वर्णन किया जाता है। और अपनी बात की कवि ने ये या रचनाकार ने अब इस बात को कहा है कि करुणा भाव सब में होना चाहिए, तो कहाँ इस भाव को प्रस्तुत किया है, उस अपने कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि पाठक को पता चल जाए कि हाँ ये सही है या गलत है। जो समीक्षक कह रहा है उसने सही उदाहरण दिया है, गलत दिया है, और वास्तव में इस रचनाकार ने इस चीज को प्रस्तुत किया है, इसका भी उसे पता चल जाएगा। इसके साथ ही साथ ये जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, इन उदाहरणों में रचना का शीर्षक जब हम समीक्षात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वहां पर रचना का शीर्षक आए और उदाहरण के नीचे पृष्ठ संख्या आए तो बहुत अच्छा रहता है। इस प्रकार से ये समीक्षाएं की जाती हैं। कई बार पुस्तक की भूमिका लिखने में भी लोग समीक्षा जैसा लिख जाते हैं, पर पुस्तक की भूमिका लिखना और समीक्षा करना दोनों में अंतर है, तो इन दोनों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
बहुत ही सुंदर शशि जी। आपने समीक्षा के बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया है और हमारे साथ अभी जुड़े हैं एक बहुत अच्छे समीक्षक हमारे डॉक्टर प्रेम तन्मय भाई। तो क्यों ना पहले हम उनसे पहले सुन लें, या तन्मय भाई बाद में बताना चाहेंगे, जैसे तन्मय भाई की इच्छा हो। नहीं, जैसा आप चाहें। मैं तो अचानक आपने देखा, मैंने कहा समीक्षा पे बात चल रही है, चलो सुनते हैं। हाँ, नहीं वो तो आप जुड़े, तो मैं पहले थोड़ी सी अब शुरुआत कर देती हूँ, हाँ, क्योंकि आप तो विशेषज्ञ हैं और मैं अभी पहली दूसरी कक्षा में हूँ, तो मेरी शुरुआत ज्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि आपके बाद कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी शायद। नहीं, आप बोलिए। तो समीक्षा कैसे, मैं खाली ऊपर की मुख्य बातें आपको बताऊं जो शशि मंगल जी ने आप लोगों से कही, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए उसके लिए थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। जो शशि मंगल जी ने आप लोगों को बताया उसको थोड़ा सा मैं और आसान करके आप लोगों के सामने रख देती हूँ। सभी अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे सामने बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से एक समीक्षा है। उसके पहले हमारे पास शब्द आता है स्टोरी टेलिंग, कथा कहने की बात आती है। उसके बाद कथा के बाद का दूसरा स्टेप होता है उसका सारांश कहना, कथा का सार कहना, जिसको हम समरी कहते हैं अंग्रेजी में। और समरी के बाद उस कहानी की कुछ पंक्तियां होती हैं, जो पंक्तियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन पंक्तियों में क्या कहा गया है, वो व्याख्या कहलाती है। जैसे कि अभी अभी शशि मंगल जी ने कहा भूमिका अलग चीज होती है। तो एक स्टेप होता है, सबसे पहले कहानी, उसके बाद उसका सार लिखना, उसकी कोई पंक्ति की व्याख्या कर देना, ये अलग अलग चीजें हैं। और उसके उसके अलावा जो गद्य की जो विधाएं हैं, प्रोज की जो विधाएं हैं, उसमें आलेख आता है। आलेख यानी किसी वस्तु किसी विषय को लेकर के अपनी बात को रखना, वो आलेख कहलाएगा। अब संस्मरण आता है, मेमोरी, अपनी जो कोई मेमोरी में कोई याद, जो हमारे जीवन की कोई घटना है, उसको जब आप लिखते हैं अपनी याद से कि उस समय क्या और कैसे हुआ था, तो वो संस्मरण कहलाता है। और उसके अलावा होता है सूचना, कोई इंफॉर्मेशन देना, जो घटना आपको जैसे जहां घटी उसको आपने वैसे की वैसे बता दी। फिर होता है समाचार वाचन, कि बहुत सारे समाचारों को लेकर के आप बैठते हैं और आप समाचार बता देते हैं। उसके अलावा होता है पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र। इन सब से अलग होती है समीक्षा। और फिर होती है भूमिका, किसी पुस्तक की भूमिका लिखना, किसी कहानी या कविता की भूमिका लिखना। आप कुछ पूछना चाह रही है रुक्मण जी, कुछ कहना चाह रही है? नहीं, मैं उसी समय आप दे रहे थे, मैंने कहा रेखा चित्र का भी एक थोड़ा सा एक दो लाइन बता देते थे। हाँ, रेखा चित्र ज्यादातर चित्र का अर्थ होता है, हाँ उसमें एक रेखा चित्र भी आता है। हाँ। तो रेखा चित्र का अर्थ होता है किसी के व्यक्तित्व का एक हल्का सा, जैसे आप, मैं उदाहरण दे दूं आप तुरंत समझ जाएंगे। गांधी जी का एक तो ऐनक लगा दीजिए और उसके चेहरे की रेखा खींच दीजिए और बगल में चरखा रख दीजिए, तो आपको पहचान आ जाता है कि ये गांधी जी है, बिना पूरे चित्र के। सिर्फ दो दो गोल वाले चश्मे, एक हल्की सी रेखा और एक बगल में चरखा, ये होता है रेखा चित्र। मतलब रेखाओं से हल्की सी उस व्यक्तित्व के बारे में बताना, उसके पूरे जीवन को नहीं बताना, सिर्फ एक हल्का सा उसकी झलक हमें दिखाना और पहचान लो कि ये वो व्यक्ति है। पर्सनलाइज, व्यक्तिगत कोई एक चित्र बनाना किसी के बारे में, पूरी जीवन की जानकारी देना नहीं, उसके पूरे गुणों और दोषों को बताना नहीं, सिर्फ किसी खास एक एंगल पर उसको रखना, उसको रेखा चित्र कहते हैं, जहां तक मेरा संबंध है। लेकिन मैं चाहूंगी कि इस पर तन्मय भाई ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो तन्मय भाई, रेखा चित्र के बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? हाँ, देखिए, रेखा चित्र का अर्थ होता है किसी के व्यक्तित्व को जैसे रेखाबद्ध किया जाए। जैसे आपने बताया, एक तो चित्र है, रेखा चित्र है, एक होता है शब्द चित्र। रेखा चित्र को ही शब्द में बांधना। बिल्कुल। तो आजकल शब्द चित्र को ही रेखा चित्र भी कहने लगे।
अब हम कहते हैं कि उसने एक रेखा चित्र लिखा। अब आप बताइए, रेखा चित्र तो मांडा जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन उसको लिखना, तो कई बार जो है रेखा चित्र, जैसे हमारे यहाँ पर एक बाई काम करती है, मैंने उसका एक रेखा चित्र लिखा। क्या व्यक्तित्व है, कैसे आती है, कैसे बोलती है, क्या काम करती है, क्या खटर-पटर शुरू हो जाती है, कैसे लोगों को इधर-उधर कर देती है, सब चीज उथल-पुथल कर देती है, पर फिर सब व्यवस्थित कर देती है। तो आपने एक उथल-पुथल से लगाकर व्यवस्थित होने तक का चित्रण किया, उसे हम रेखा चित्र भी कह सकते हैं। तो तो वो ये रेखा चित्र उस संदर्भ में है। बिल्कुल। अब रेखा चित्र, जैसे तन्मय भाई ने कहा ना, रेखा तो हम जैसे पेंटिंग करते हैं तो उसमें लाइनें खींचते हैं, तो वो एक्चुअल वास्तव में शब्द चित्र कहा जाना चाहिए, क्योंकि शब्दों से हम लाइन खींचते हैं किसी के व्यक्तित्व की। यहाँ तो पर शब्द चित्र होता है। हाँ, तो प्रतीकात्मक रूप से अब रेखा चित्र हम कहने लग गए। तो मेरे ख्याल से रेखा चित्र आप समझ गए होंगे। और उसके बाद आता है बायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा और आत्मकथ्य, इन दोनों में भी फर्क है, आप लोग जाने। आत्मकथा मतलब आपने अपने जीवन की पूरी कथा लिख डाली, और आत्मकथ्य मतलब आप क्या सोचते हैं किसी खास विषय को लेकर या जीवन के विषय को लेकर, उसके बारे में लिखना। ये दो चीजें हो गई। जब हम कोई किताब लिखते हैं तो उसमें जहां भूमिका लिखते हैं वहां पर लेखक अपना आत्मकथ्य लिखता है कि कैसे उसने इस किताब को लिखा, या क्या उसके विचार थे, या क्या उसने सोचा, वो आत्मकथ्य बन जाता है। और आत्मकथा का मतलब आपने अपने पूरे जीवन की कहानी लिखी है। तो एक एक शब्दों में आधे आधे शब्द का फर्क होने से उनके चीजों में फर्क हो जाता है। अब हम आ जाते हैं आज की क्लास पर, समीक्षा। तो समीक्षा यानी कि समीक्षा, जैसा उन्होंने बताया, समान रूप से, इच्छा जो है प्रेक्षा शब्द से बना है। प्रेक्षा मतलब देखना, तो सम यानी समान, तो समान रूप से किसी चीज को देखना चाहिए। आप लोग आज तक जो भी समीक्षा लिखते रहे हैं उसमें आप लोग कर क्या रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। आप लोग समरी लिख रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने समरी लिखी यानी कहानी का सार लिखा है। समीक्षा में कहानी का सार नहीं लिखा जाता है। अच्छी समीक्षा में कहानी का सार नहीं लिखा जाता है, और कहानी का अंत तो बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है, क्योंकि पाठक की उसको, तो समीक्षा को अगर अंग्रेजी में आप जानेंगे तो वो रिव्यू होता है। आज हम किसी पिक्चर की रिव्यू पढ़ते हैं ना, तो रिव्यू में अच्छा और बुरा उस पिक्चर के बारे में बताते हैं, उसकी कथा नहीं बताते हैं, अंत तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। आप जब अच्छा बुरा बताते हैं, उसके बीच में वो थोड़ी सी जो कथाएं आती हैं, उतनी कथा आनी चाहिए। ये मेरा एक मुख्य बिंदु था जो आप लोगों को बताना मुझे बहुत जरूरी था, जो आप लोग समीक्षा कर रहे थे। तो समीक्षा समान रूप से किसी भी रचना को, यानी कि विटनेस बन करके, एक तो विटनेस बनना होता है कि उसके गुण और दोष को विटनेस की तरह देखना, कि उस रचना में क्या कमी है और क्या अच्छी चीजें हैं। एक जो एकदम परिपूर्ण समीक्षा होती है वो ये होती है। लेकिन दूसरी समीक्षा रिव्यू में ये होती है कि आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। वहां आप समीक्षक तटस्थ नहीं होते, वहां पर आप अपने सोच और विचार को रखते हुए उसको परखते हैं। किसी कहानी को, किसी कविता को, किसी पुस्तक को, किसी इंसिडेंट को, किसी संस्मरण को, कोई भी चीज हो सकती है। समीक्षा किसी भी चीज की जा सकती है, सिर्फ कहानी की जाए ऐसा नहीं होता। समीक्षा एक व्यक्ति की भी की जा सकती है। जैसे अभी रेखा चित्र पर इन्होंने शब्द चित्र की बात कही, तो उन्होंने उसके घर में आने के बाद से जो कार्यकलाप है उस पर एक पूरा रेखा चित्र बनाया। अब आप उस रेखा चित्र की भी समीक्षा कर सकते हो, उस शब्द चित्र की भी समीक्षा कर सकते हो। अपना व्यू लिखना, अपने विचार उसके संदर्भ में लिखना। आपको क्या अच्छा लगा उसको पढ़ के, क्या बुरा लगा, क्या आपको उससे संदेश मिला, कौन सा पात्र आपको उसका अच्छा लगा, अगर कहानी है तो। अगर कहानी है, क्योंकि हमारा अभी विषय में मुख्य कहानी है, इसलिए मैं थोड़ा कहानी पर बोल रही हूँ। उसमें कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, उस पात्र में क्या अच्छा लगा। तो सबसे पहले अच्छाई को हम देखते हैं। अगर कभी भी अच्छी समीक्षा करनी है तो पहले हम अच्छाई को देखते हैं। जो जो चीजें हमें अच्छी लगी, जो जो चीजें हमें समझ में आई,
और अंत में हम उसमें जो जो कमी भी आपको लगी वो भी आप उसमें हल्के से लिख सकते हैं, बहुत ही मधुरता से। जैसे बोलते हैं ना, चाशनी में लपेट करके जहर को खिलाने वाली, नीम को पिलाने वाली बात। सीधे सीधे आप नहीं कहना, सीधे सीधे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी के दिल को दुख पहुंचाने वाली बात होती है और साहित्यकार की दृष्टि से वो बहुत बेहतर नहीं होता है। जो ये मेरी अपनी दृष्टि है, हर समीक्षक की अपनी अपनी दृष्टि हो सकती है। कुछ समीक्षक बड़े कड़े शब्दों में सामने सामने बात भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसा कि अभी शशि मंगल जी ने बताया, कला पक्ष और भाव पक्ष, शायद बहुत सारे लोग इस शब्द से परिचित हों, बहुत सारे लोग नहीं भी परिचित होंगे। तो हर लेखन में, वो कोई भी लेखन हो, कविता, कहानी, समाचार, मतलब एनीथिंग, कोई भी लेखन हो, उसमें दो चीजें होती है महत्वपूर्ण। पहला महत्वपूर्ण होता है भाव पक्ष। कोई ना कोई आपके अंदर भाव आएंगे। भाव का सिंपल सा अर्थ भाव ही है, यहाँ पर कुछ और अर्थ नहीं लेना है। जो आपके मन में जो भाव आते हैं, उस भाव को आप कितने अच्छे शब्दों में, कितने अच्छे छंद और अलंकार से लपेटकर, कितनी खूबसूरती से उसको प्रेजेंट करते हैं, वो खूबसूरती कला पक्ष बन जाती है। कला मतलब आर्टिस्टिक वे में, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे अब भगवान ने बाल ही दिए, मैं सिंपल सा उदाहरण, चूंकि औरतें ज्यादा हैं, अब या तो बाल को आप ऐसे ही झूमर बना के छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और या उसको अच्छे से सजा लो अपने हिसाब से। तो आप उसको कितने अच्छे से सजा सकते हो, उसमें फूल लगा सकते हो, मोतियों की लड़ी लगा सकते हो। ये शशि मंगल जी का शशि लाहौटी जी ने जल्दी से अपने बाल पीछे, क्योंकि उसने स्ट्रेटनिंग भी कराई हुई है, तो आप कितनी सुंदरता, उसको कितना खूबसूरत रूप दे सकते हो अपने उस भाव को, जिस भाव को आप शब्द दे रहे हो। तो जितनी खूबसूरती से आप उसको सजाते हो, वो खूबसूरती वाला पक्ष, उसमें भाषा आती है, उसमें अलंकार आता है, उसमें छंद आता है, उसमें शैली आती है, उसमें मुहावरे आते हैं, उसमें शब्दों का चुनाव आता है। और उसके बाद वाक्य की रचना में भी 3 तरह के वाक्य होते हैं, अविदा, व्यंजना और लक्षणा। अविदा मतलब कोई बात को सीधे सीधे कह देना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और व्यंजना मतलब अब उसको तुम चंद्रमा की तरह सुंदर लग रही हो। और लक्षणा बोले तो, लक्षणा ज्यादातर उसमें, व्यंजना में भी व्यंग होता है, लक्षणा में किसी दूसरे रूप से, अरे आज तो आपके दर्शन हुए तो आज तो मेरा दिन बन गया। तो एक मतलब हमने दिन को बना दिया आपके दर्शन को लेकर के, सीधा नहीं कहा कि आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो 3 तरह के वाक्य विन्यास होते हैं, वो बहुत अलग विषय है, लेकिन बता रही हूँ कि कितनी खूबसूरती से आप अपनी बात को रख सकते हो। तो जिसने भी लिखा है उसने कितनी खूबसूरती से अपनी बात को रखा है। वाक्य विन्यास में उन्होंने व्यंग भी डाला है, सीधी सीधी बात कही है, या कहीं ना कहीं उन्होंने लक्षणा वाक्यों का ज्यादा प्रयोग किया है। वो सारी चीजें आपको अंत में लिखनी है। जब भी आप कभी समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले भाव की बात करते हैं, उसमें चरित्रों की बात करते हैं, कहानी का अगर है तो किस विषय पर कहा जा रहा है उसकी बात करते हैं, वो विषय आपको कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उस विषय की आज के जमाने में कितनी जरूरत है, प्रासंगिकता कितनी है उसकी। वो कोई भी चीज लिखी गई है, अगर उसका मोल, उसकी प्रासंगिकता नहीं है, वो उपयोगी नहीं है तो बेकार है। तो वो कितना उपयोगी बना आपके लिए, आप उससे क्या सीख पाए, लोग क्या सीख पाएंगे, ये पूरा भाव पक्ष में चला जाएगा। और उसके बाद आप बताएंगे कि उसमें मुहावरों का प्रयोग है या नहीं, शब्द विन्यास कैसा है, भाषा शैली कैसी है, किस तरह के वाक्यों का प्रयोग है। अगर कविता है तो उसमें छंद अलंकारों की बात ज्यादा हो जाती है। तो समीक्षा लिखने का जो मेरा एक बहुत सिंपल जो मैं समझती हूँ वो ये है कि आपने किसी रचना को पढ़ा, आज कहानी की बात कर रहे हैं तो किसी कहानी को पढ़ा, उस कहानी को पढ़ने के बाद उस कहानी से संबंधित जो भाव आपके मन में आते हैं, उन भावों को 100% रख पाना, अच्छा और बुरा, वो समीक्षा होती है। उसको आप 2 डिवाइड कर सकते हो, भाव पक्ष और कला पक्ष में, कि इसके भाव पक्ष में ये चीजें थी, कला पक्ष में ये चीजें थी। और अंत में निष्कर्षता आप अपने विचार लिख सकते हो। उदाहरण के लिए आप उस कहानी के इंसिडेंट को लिख सकते हो,
अगर आप लिखते हो कि आपको ये पात्र उस कहानी का बहुत अच्छा लगा, या इस पात्र का रोल बहुत अच्छा था, या इस पात्र ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई, तो उसके लिए आप वहां से कहानी से उदाहरण उतार कर लाओगे। जैसे मैं बताऊं कि जब हमारी काव्या का लोकार्पण हुआ, तो तन्मय भाई ने समीक्षा की थी उसकी, तो उसमें कहानी आती भी है, लेकिन कहानी सार के रूप में नहीं आती, कहानी कहानी उदाहरण के रूप में आती है, जगह जगह पर आती है, और पूरी कहानी नहीं आती है, कि पाठकों के मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है। आपकी समीक्षा ऐसी होनी चाहिए, जब हम रिव्यू पढ़ते हैं पिक्चर का, तो हमारे मन में होता है उसको देखा जाए, तो आपकी समीक्षा में ऐसा होना चाहिए कि अब इस कहानी को हमें पढ़ना है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। ये एक ओवरलुक था समीक्षा के ऊपर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर तन्मय भाई अपने थोड़े से विचार और इसमें जो भी जोड़ना चाहें, जहां जहां कमी रह गई हो मेरे उस समीक्षा के रूप में बताने में। तन्मय भाई, कोई प्रश्न पूछ रहा हो तो पहले पूछ ले अगर आप। किसी को कुछ पूछना है, इसमें कुछ समझना है, नहीं तो तन्मय भाई आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए इंदु जी, आपने बहुत वैसे तो स्पष्ट रूप से समीक्षा के अर्थ बता दिए हैं। अब मैं अगर कहूं कि समीक्षा क्यों की जानी चाहिए, क्यों करें समीक्षा, बताइए क्यों करें। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि समीक्षा इसलिए करवाई जाती है कि ये दो तरफा लाभ है। एक लाभ तो पाठकों को है कि जो पढ़ने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि ये पठनीय है या नहीं, इसको पढ़ा जाना चाहिए या नहीं पढ़ा जाना चाहिए। एक निर्णयात्मक स्थिति तक पहुंचाने का काम समीक्षक करता है कि व्यर्थ की किताब है, आप एक आ जाती है लास्ट में जाकर, उबाऊ है, अपठनीय है, कथानक बिल्कुल जीरो है, या बहुत रिपीटिशन है, जो बातें 1000 साल की जा रही है उसी को फिर लिखा गया। अब आपका समय व्यर्थ नहीं होगा, जो जानेगा वो पढ़ेगा, वो इसलिए समीक्षक बड़ी दुधारी तलवार होती है। ये एकदम से गर्दन काट सकती है अगले, लेकिन अब समीक्षक को समझना चाहिए कि उसको क्या करना है। ये बहुत ही जरूरी काम है। अगर उसने, इसलिए मैं कहता हूं कि समीक्षक को अपनी समीक्षा के लिए किताब देते वक्त ये अच्छी तरह से जांच लें कि आपकी विचारधारा और उसकी विचारधारा में कितना मेल है। जैसे एक वामपंथी लेखक को यदि एक दक्षिणपंथी लेखक अपनी रचना भेज देगा, एक शिल्पवादी को एक यथार्थवादी अपनी रचना भेज देगा, वो उसको कह देगा ये बिल्कुल बेकार है, और उसी आदमी को यथार्थवादी लेखक इतना बड़ा चढ़ा करके बता देगा कि आप सोचेंगे इससे अच्छी किताब हो ही नहीं सकती। अब आप बताइए, समीक्षक जो है वो आपके महिमा मंडन भी कर सकता है और खंडन भी कर सकता है। इसलिए रचना की समीक्षा करते समय वो किस विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, हबीब कैफी एक बहुत अच्छे कहानीकार है, बहुत अच्छी कहानियां लिखी उन्होंने, लेकिन उन्होंने दिल्ली से एक ऐसे समीक्षक को बुला लिया अपनी किताब के ऊपर बोलने के लिए कि मेरा ख्याल है कि उनके बोलने के बाद में अब उसका पूरा परिवार बैठा हुआ, उसके घर के दोस्त बैठे हुए, उस कार्यक्रम पर उसने इतना खर्च किया, उस व्यक्ति को इतना मान सम्मान दिया, इसके बावजूद वो ये कह करके चला गया कि ये कोरी रद्दी है। आप बताइए उस लेखक पर क्या गुजरी। उसकी पत्नी पास बैठी थी, उसके बच्चे सामने बैठे हुए थे, वो सारे लोग बैठे हुए थे, वो सब ये सोचने लगे कि हबीब साहब क्या लिखते हैं। आप बताइए, समीक्षा का अर्थ ये नहीं है। समीक्षा का अर्थ है कि जैसा इंदु जी कह रही थी कि आप उसमें से थोड़ी थोड़ी, तो कोई भी लेखक इतना घटिया तो नहीं होगा, इतना व्यर्थ तो नहीं लिखा होगा कि उसमें से कुछ अच्छा ही भी ना निकाल सके।
इसका मतलब हमारा दृष्टिकोण ही खराब, हम बायस हैं उसके प्रति। आप और नहीं तो किसी इधर उधर की बात भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके बारे में ही कहें। आप अच्छी बातें करके और उसकी बात का उदाहरण देते हुए कह सकते हैं कि ये बातें इसमें नहीं है, लेकिन आपने अपनी बात में अच्छी बातें बताई तो। इसलिए समीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप कथानक ही बता दें पूरा, जैसा कि इंदु जी कह रही थी, हमें कथानक नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, एक समीक्षा में कथ्य क्या है, इस कहानी में क्या कहा गया है और इस कहानी में कैसे कहा गया है। कथ्य का अर्थ होता है कहा जाना, क्या कहा गया। हाँ, कथ्य का अर्थ है उसका जान लें। में जो थीम है, यस, थीम। कथ्य, और फिर उसके बाद में कैसे कहा गया है, ये उसका शिल्प है। किसी बात को घड़ के कहा गया है या अनगढ़ कहा गया है, या ये बात ऐसे व्यक्ति से कहलवा दी है जिस व्यक्ति से ये बात नहीं कहलवाई जानी चाहिए। आप समीक्षा करते समय आप देखिए कि अगर वो मालकिन से बात कर रही है एक नौकरानी, तो नौकरानी की भाषा अलग होगी, मालकिन की भाषा अलग होगी। अब अगर आप संवाद बता रहे हैं उन दोनों के और उन संवादों में आप अपना विद्वता झाड़ने के लिए वो नौकरानी भी वैसे ही बोल रही है जैसे मालकिन बोल रही है, तो वो प्रभाव भी पैदा नहीं होगा आप। तो आप उसमें ये कहेंगे कि इसकी भाषा ठीक नहीं, ये जिस पात्र से जो भाषा बुलवाई जानी चाहिए थी वो भाषा ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे ये कथानक या कहानी कमजोर लगी। लेकिन इस कहानी का एक पक्ष बहुत अच्छा है कि उसने कथानक बहुत अच्छा चुना। इसका मतलब ये है कि वो जो बात कहना चाह रही थी या कह रही थी वो बात बहुत अच्छी थी, कहने का तरीका उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसने बात बहुत अच्छी कही। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको लिखते समय क्या सोचना है और क्या कहना है। जैसे मैं ये कहता हूं कि अगर जैसे मैं, क्योंकि संक्षिप्त में बात करनी होती है, तो आप किसी कविता के उदाहरण से बात करना ज्यादा सरल लगेगा यहाँ पर, कि एक आदमी कहता है कि राह के कांटे भी पलकों से बुहारे होंगे और चाहने वालों के अंदाज निराले होंगे। अब एक यथार्थवादी अगर राइटर के पास में ये पहुंच गई तो वो कहेगा क्या बेवकूफ आदमी है, राह के कांटे कोई पलकों से बुहार सकता है, बेकार की हवाई कल्पना है। वो उसको व्यर्थ बता देगा, लेकिन तालियां उस पर भी बजी होंगी, क्योंकि उसने एक शिल्प गढ़ा है, उसने एक अकल्पनीय बात कही है, लेकिन बहुत मजे से कही। उसकी तारीफ करके कहेंगे शेर बहुत अच्छा है। अब एक आदमी है, वो बहुत यथार्थवादी आदमी है और शिल्प का बहुत जानकार आदमी के पास में एक ऐसी कविता पहुंच गई जिसमें वो कहता है कि ये संसद एक ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी। अब आप बताइए इसमें शिल्प कहाँ है? शिल्प नहीं है, बात बहुत बड़ी है। वो कहता है मैं मानता हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो कहता है मैं मानता हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उछलकर भड़मुजे की आंख फोड़ सकता है। अब आप बताइए, उसने बात कही जैसे ये धूमिल की पंक्तियां हैं। अब धूमिल को यथार्थवादी रचनाकार कहेगा बहुत बड़ा रचनाकार, जो समीक्षा करने वाला वो कहेगा कि एक अनगढ़ पत्थर है, लेकिन अनगढ़ पत्थर का भी सौंदर्य है। आप प्रकृति में देखने जाते हैं, पेड़ पहाड़ नदी झरना, उसका सौंदर्य है अलग। एक आप बगीचा देखने जाते हैं जो बहुत सुंदर गढ़ा हुआ है, उसमें मयूर बना हुआ है, उसमें कुछ और चीजें बनी हुई है, हम उसे भी देखने जाते हैं। हम दोनों जगहों की तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर आपके सोचने पर ये बात आ जाएगी कि वो ये कहता है कि इसका शिल्प अच्छा नहीं है लेकिन तथ्य बहुत अच्छा है, और एक जगह पर कहता है कि इसका तथ्य अच्छा नहीं है पर शिल्प बहुत अच्छा है। ये समीक्षक का दायित्व होता है। तो आपकी बात में कितना जो है वो बात मेरी पहुंच पाई, लेकिन मैं ये समझता हूं जब किताब आपके हाथ में हो, जब कहानी आपके हाथ में हो, तो आप कुछ ऐसा कहें जो कोई दूसरा न तो सोच सकता हो न कह सकता हो, चाहे बात वही हो।
लेकिन नए सिरे से सोचना, नए सिरे से कहना, तो समीक्षक हमेशा उसमें से एक ऐसी बात निकाल करके लाता है जो लेखक को भी पता नहीं होती कई बार कि उसने ऐसा लिख दिया है। जैसे हम लोग समीक्षा करते समय कई बार एक दोहा 2 लाइन का होता है, लेकिन समीक्षा में पूरी किताब लिखी जाती। तो 2 लाइन में उसने क्या-क्या कह दिया, क्या-क्या सोच लिया, ये एक साधारण दिमाग का आदमी नहीं सोच सकता। तो हम उसे बताते हैं कि इस दोहे में उसने क्या-क्या कह। और आज ही मैं पढ़ रहा था एक दोहे के बारे में कि 13-11 की, तो वो कहता है कि ये धनुष कमान वाला एक व्यक्ति ने पहला दोहा रचा। तो आप देखिए कमान जो होती है वो बड़ी होती है और उसके अंदर तीर जो होता है वो उससे छोटा होता है। तो ये कमान है पहली पंक्ति और दूसरा है तीर, इससे दोहा बना। तो मैं ये सोचता हूं कि कहानी रचते समय कहानी के भी बहुत घड़ाव हैं, कहानी के भी बहुत तरीके हैं लिखने के। आप कहानी कथात्मक लिखती हैं, आप कहानी दूसरे पात्र को बना करके लिखती हैं, आप कैसे कहानी लिखती हैं, कहानी को कैसे रचती हैं, इन सब बातों पर और भी बात की जा सकती है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि संक्षिप्त वक्तव्य ज्यादा प्रभावी होता है। तो मैं अपने प्रभाव को कभी भी समाप्त नहीं करता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि बात यहाँ समाप्त कर दी जाए। तो मेरी तरफ से जो कहना था वो मैंने इतने में आपसे कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, किसी को कुछ पूछना हो, कोई ऐसा शब्द जो तन्मय भाई ने इस्तेमाल किया हो और आपको उसका अर्थ न पता हो, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप जरूर रखिए। आप लोगों ने आज तक बहुत सारी समीक्षाएं की हैं, जितने कार्यक्रम अभ्युदय पर हुए हैं। तो अब हाँ, आपको समझ में थोड़ा आ रहा होगा कि आपकी उसमें कहाँ-कहाँ त्रुटियां थी। तो उसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं जो कि मैंने ही जोड़ी थी, कि जिस कहानी की भी, जिस कविता की भी, जिस लेख की भी आप समीक्षा कर रहे हैं, उसमें शुरू में लेखक के बारे में आप जरूर थोड़ी बात अपनी रख सकते हैं। और बाद में भी जब आप समीक्षा करते हैं तो आपकी दृष्टि में लेखक क्या कहना चाह रहा है, वो आपको जो समझ आया वो आप उस दृष्टि से लिख सकते हैं कि लेखक मेरी दृष्टि में ये कहना चाह रहा है। लेकिन वो बात सही मायने में हम तक पहुंची कि नहीं वो हमें पता नहीं। जैसे तन्मय भाई ने कहा कि ज्यादातर ऐसा ही होता है। मैंने तन्मय भाई बहुत सारी ऐसी रचनाओं को पढ़कर उसकी समीक्षा की है या उसके बारे में जब बात की है, तो सामने वाला मुझसे कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था लिखते समय, या इसका ये अर्थ हो सकता है, ये हमें नहीं मालूम था। तो लेखक से ज्यादा समीक्षक बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसमें वो अर्थ सारे खोज लेता है जो लेखक सोच के नहीं लिखता, या लेखक उसको पकड़ा नहीं है अभी तक। तो ये बात भी होती है जो तन्मय भाई ने कही है। तो हमें वो खोजनी है, और उस खोजने के लिए जो रचना आपके सामने है उसको एक बार पढ़ के आप समीक्षा कभी मत करो। कम से कम उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो। वो आपके अंदर घुलनी चाहिए, और जितनी वो रचना आपके अंदर घुलेगी ना, उतने उसमें आप वो चीजें पकड़ पाओगे, वो बिंदु पकड़ पाओगे जो कहीं हो सकता है लेखक हल्के से कह के निकल गया और आपके भी पहली बार नजर में नहीं आया, पात्र कहीं हाँ, कह और के निकल गया। एक पेंसिल लेकर के बैठे, जो आपको अच्छा लगे अंडरलाइन करते चले जाएं। जो जहाँ आपको पंक्तियां लगता अच्छी है लगे, जो बात कि अच्छी वहाँ लगे, आप उसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क लगाएं, अगर हाँ, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो। जरूर। चांद आपका हाथ उठा हुआ है, मैं- बोलिए। हाँ बोलिए। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। पहले तो प्रेम तन्मय जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बधाई भी देती हूँ। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी बात कही कि मुझे वो दिन याद आ गया जब इन्होंने यशोधरा की समीक्षा की थी, तो कितने लोगों ने बोला था कि हमें वो बुक पढ़नी है, क्योंकि वो इतने अच्छे ढंग से इन्होंने बताया था, जैसा कि अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, तो बहुत सुंदर ढंग से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे आप या इंदु जो भी सिंपल शब्दों में हम लोग को समझाएं कि हम लोग को कहाँ से शुरुआत करना चाहिए और कहाँ बात खत्म करनी चाहिए। तो एक बार आप लोग इस चीज को फिर से बताएं। नहीं, उसको बताने के लिए मैंने एक कहानी जो है मैंने ग्रुप में कहानी डाली है, आप लोग सभी देख सकते हैं। और आप लोग चाहें तो मैं शेयर स्क्रीन कर दूं। उसके पहले तन्मय भाई अगर बताना चाहते हैं सिंपल शुरुआत से अंत तक, तो भाई एक बार शुरुआत से जरा बता दो। जो आपने बात की सबको बहुत अच्छे समझ आ गई, लेकिन और सिंपल शब्दों में लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ से हमको ऐसे शुरुआत, जैसे इंदु ने भी बताया कि शुरुआत में हम लोग को
लेखक के बारे में कुछ लिखना है, उसके बाद में हम लोग कहानी को कितना लें, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कहानियां ज्यादा हम लोग ले लेते हैं। नहीं, कहानी लेनी ही नहीं है, कहानी लेनी ही नहीं है, तो मैं वो ये चीज बता रही हूँ कि पूरा क्लियर कहानी करिए। कहानी को सार की तरह नहीं लेना है, हाँ, कहानी हाँ। तो लेनी ही है, लेकिन वो सार की तरह शुरू में नहीं लिखना है। उसकी मुख्य बातें खाली लेनी। कहानी के केवल उदाहरण रखने हैं, थोड़े थोड़े उदाहरण वो रखने हैं। ठीक से आप शुरू से बताइए एक बार। देखो उसमें तन्मय, हाँ बताइए तन्मय भाई, आप बताइए। नहीं, आप बताना चाहें तो आप बता दीजिए। नहीं कोई नहीं, दिक्कत बिल्कुल आप बताएं तो मुझे कुछ सीखने मिल जाएगा। हाँ, देखिए, सबसे जैसे जैसे मुझे किसी, जब मेरे पास कोई किताब आती है तो मैं क्या करता हूँ, हाँ बताइए। तो पहले तो किताब आई तो मैं पहले उस व्यक्ति के बारे में पढ़ता हूँ कि ये कौन है जो लिख रहा है। ये कवि है, ये कहानीकार है, ये आलोचक है, ये कविताएं भी लिखता है, ये कहानी भी लिखता है, इसकी विधाएं क्या क्या है, क्योंकि इसका प्रभाव उसमें आएगा। अगर वो कविताएं लिखता है और कहानी लिख रहा है तो कहीं कहीं कविता नुमा शब्दावली वो अपनी कहानी में काम में लेगा। तो पहले हम उस व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, और जब आप समीक्षा लिखनी शुरू करें तो आप ये भी उसके अंदर लिखें कि जिसने ये किताब लिखी है उसने पहले कविताएं भी लिखी है, या आलोचनाएं भी लिखी है, और कहानी भी लिख रही है। तो पहले आप उसकी विधाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। इससे क्या होगा कि ये सरल हो जाएगा कि सबको समझने में कि ये व्यक्ति जो है वो कवि भी है, कहानीकार भी है, लेखक भी है, क्या क्या है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में ये बताएं। उसके बाद में फिर आप किताब पर आ जाएं, किताब के शीर्षक के बारे में आ जाएं कि पहले तो किताब का शीर्षक पढ़ते ही आपको कैसा लगा, तो आप शीर्षक पे चर्चा करें। किताब के आवरण पर चर्चा करें थोड़ी सी, अगर वो आवरण भी उसका कई बातें कह जाता है तो आप थोड़ा आवरण के बारे में कहें, किताब का आवरण चित्र कैसा है। तो आवरण शिल्पी अलग से आता है, एक व्यक्ति जो उस पूरी कहानी को पढ़ करके आवरण बनाता है। हाँ जी, इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। काव्या का जो आवरण था, देख करके हम लोग समझ गए कि इसके अंदर क्या है, बहुत कुछ कह देती थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। तो आप थोड़ा सा ये भी कर लें, थोड़ा सा होमवर्क के ये अगर आवरण क्या कहता है, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रभावित करेगा किताब का आवरण। आप उठा के देखेंगे, अगर रद्दी आवरण है तो आप पहले रख देंगे, सोचे बेकार है। उसके बाद में उसका नाम, किताब का नाम क्या है। जैसे किताब का नाम है एक लड़के की पर्सनल डायरी। अब आप बताइए, आप में उत्सुकता जगेगी कि यार एक लड़का पर्सनली क्या लिखता होगा, चलो देखते हैं। बहुत सुंदर। तो आपके उसका शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि वो शीर्षक से ही समझ ले, अट्रैक्ट करता हो, वो अट्रैक्ट करता हो। तो आप एक साधारण सा शीर्षक न रखें, कुछ चौंकाने वाला शीर्षक, या कुछ ऐसा जो कि, या जैसे अब आपने एक पात्र ही जैसे इन्होंने इंदु जी ने अपनी किताब का नाम रखा काव्या, काव्या है ना। अब काव्या का लोग अर्थ लगाएंगे कि एक कवितानुमा चीज होगी, लेकिन वो चौंकाएगी जब वो कहानी निकलेगी। बिल्कुल। फिर उसका पात्र जो है उसके जीवन में करुणा, कहानी की कविता की पहली उपज करुणा है, तो वो काव्या करुणा उपजाती है। तो आप देखिए शीर्षक कितने मायने रखता है, जो आप उसकी बातों को उजागर कर सकते हैं कि ये शीर्षक क्यों रखा गया होगा। तो आप इस पर थोड़ी सी बात कर लें, और उसके बाद में फिर आप उसके उस विचारधारा पर आइए कि ये किस विचारधारा को से प्रेरित होकर के उसने लिखा। ये रचना, जैसे मैं ये लिखूं कि ये प्रसाद कालीन रचनाकार से प्रभावित होकर के लिखी रचना है, या मैं ये कहूं कि ये प्रेमचंद से प्रभावित होकर लिखी रचना है, तो प्रेमचंद की कहानियां जहन में आ जाएंगी आपके ये कहते। तो आप उसके बारे में ये लिखें कि इसकी विचारधारा, जैसे प्रगतिशील चिंतन का रचनाकार है, यथार्थवादी रचनाकार है, या शिल्पवादी है, भाषा पे ज्यादा ध्यान देता है, खर्चे पे कम ध्यान देता है, तो आप उस पर कह सकते हैं कि ये यथार्थवादी कहानी है।
तो अगला आदमी समझ लेगा कि यथार्थ आएगा, मतलब दुनिया की सच्चाइयां, कड़वी सच्चाइयां इस कहानी का मुख्य बिंदु होगी। और एक आपने कहा कि ये प्रेम कथा है, एक श्रृंगारिक कथा है, तो वो प्रेम ढूंढेगा उसको। तो आपके पास में एक क्लियर पिक्चर हो जाना चाहिए कि ये किस विचारधारा का व्यक्ति है जो लिख रहा है। उसके बाद में कहानी के बारे में चर्चा हो जाएगी कि कहानी की भाषा कैसी है, कहानी का कथ्य कैसा है, कहानी का शिल्प कैसा है, जैसा कि मैंने आपसे अपनी पूरी बात में बताया। फिर कहानी का कथ्य शिल्प आ जाएगा, और वो जो बात कह रहा है कि ये बहुत कारुणिक कहानी है, तो आप उसकी करुणा का एक कारण बताएंगे कि देखो करुणा यहाँ पर उपजती है। जब आप एक पंक्ति उसकी वो पंक्ति आप सुनाएं कि यहाँ पर करुणा आई। इसका श्रृंगार पक्ष बहुत अच्छा है, कोई बहुत अंतरंग पूर्ण बातचीत है तो आपने उसका उदाहरण दिया कि ये देखिए प्रेमी प्रेमिका कितनी सरलता से कैसी बात करती हैं, उसका एक उदाहरण आपको देते हैं। जहाँ करुणा उपजती है करुणा का उदाहरण, जहाँ श्रृंगार उपजता है श्रृंगार का उदाहरण, जहाँ विभत्स उपजता है वहां विभत्स का उदाहरण, जहाँ डर उपजता है वहां डर का उदाहरण। ये सब चीजें आप उसके बारे में बताएं, और फिर अंत में पूरा संवाद कुल मिला करके ये कहानी क्या कहती ये करके। और मेरी दृष्टि से समीक्षक को बहुत ज्यादा खोल करके बातें नहीं कहनी चाहिए, बहुत सारी बातें उसको सोचने के लिए छोड़ देनी। तो कहानी का अंत पर आप बात कर लें कि कहानी अंत में सोचने को विवश करती है, या कहानी निष्कर्ष दे देती है, या कहानी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए रास्ते खोलती है। तो ये बात की लास्ट में आपकी ये बात पर जाकर के वो विराम होना चाहिए कि कहानी रास्ते खोलती है या कहानी रास्ते बंद करती है, या कहानी विचार को समाप्त कर देती है, कहानी विचार को आगे बढ़ाती है। ऐसा करके और फिर आप अपनी बात को समाप्त करते। मेरा जैसा सोचना है मैं ऐसा ही करता हूँ। बहुत सही बताया आपने, बहुत सुंदर ढंग से समझाया। मुझे लगता है कि हम लोग सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। नहीं जाना है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना चाहते हैं कोई, तो आप बताएं। सभी को बात समझ में आई है तो सब अपने अपने हाथ उठाकर बोले कि समझ आ गई है। शशि लाहौटी पूछना चाहता हाँ मुझे शशि पूछना जी। था कि अलग अलग जो कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में भी बताना होगा कि जैसे कहानी में 3 या 4 पात्र हैं, तो तीनों पात्रों 4 पात्रों का अलग अलग बताना होगा कि ये पात्र ऐसा था या ये पात्र की ये नहीं भूमिका है। नहीं नहीं, आप सबके बारे में नहीं बताएं। आप उसमें सिर्फ इतना बताएं कि इस कहानी ये कहानी एक दाम्पत्य जीवन पर घूमती है जिसमें 2 मुख्य पात्र हैं, एक पति और पत्नी, जैसे आपने इतना कह दिया। या ये कहानी सास बहू के बीच में घूमती है तो इसमें 2 पात्र प्रमुख रूप से हैं, सास और बहू, उसको सपोर्ट करने के लिए 3-4 पात्र और इसके अंदर आए हैं। जैसे आपने बताया ना कि जो पात्र आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। नहीं, वो मैं वो मैं बता रही हूँ कि जैसा तन्मय भाई ने बताया कि सारे आप कहानी में जो पात्र हैं उनके बारे में मुख्य पात्र और गौण पात्र बता सकते हैं, लेकिन सारे पात्रों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनका नाम बता सकते हैं, उनकी प्रस्तुति बता सकते हैं कि वो वहां थे, ही इज इन दिस स्टोरी। लेकिन जो पात्र आपको अच्छा लगा, उस पात्र का जो चीज आपको अच्छी लगी, या वो उस पात्र उस कहानी में नायक है या नायिका है, हीरो हीरोइन है, उसके बारे में आपको जो समझ। जैसे आपने अगर जैसे काव्य के समय सुना होगा, जब मैंने उसको शुरू किया तो मैंने उसको कहा था उसमें एक सास की तरह सास है, एक माँ की तरह माँ है, एक भाई की तरह भाई है। मैंने सारे पात्र नहीं बताए, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या करेगा, पिता क्या करेगा, माँ क्या सोचती है, ये सब चीजें। तो बस एक हल्की सी उनकी बानगी सी आनी चाहिए कि ये पात्र हैं। तो और दूसरा ये है कि कोई खास बात हो ना जिस पात्र की, उसको आप जरूर रखो। अगर वो उस कथ्य से संबंधित सबसे सीधा संबंध जिस पात्र का है, नायक नायिका है, नायक नायिका, जो कथ्य उसका जो विषय है उससे संबंधित सीधा संबंध जिस पात्र का है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आपको लिखना है, ये आपकी दृष्टि है। आप क्या देना, जैसे तन्मय भाई ने अभी बताया ना कि उसमें रस, अब करुणा की बात है, 10 रसों की बात हमारे साहित्य में कहते हैं, जीवन में ही है। साहित्य को छोड़ दे तो हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हम गाते भी हैं, हम करुणा रस से भी भीग जाते हैं,
प्रेम भी है, श्रृंगार भी है। आपको उसमें से जो रस पसंद आया हो, उस रस से संबंधित जो पात्र हो, वो चर्चा तो आप अपने आप ही करेंगे। उसको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो मूल हाँ। पात्र तो आपके दिमाग में रच बस जाएगा, आप उसको निकाल ही नहीं सकते दिमाग से। हम्म। हमने तो कभी इस दृष्टि से किसी की समीक्षा की ही नहीं और सोचा ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए अरे आपको नहीं, अभी शशि जी, जब आप जैसे जैसे आप फेसबुक पर मेरे लिखे हुए पर आप टिप्पणी करती हैं, तो वो एक तरीके से शॉर्ट समीक्षा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसको इसी मैंने रूप में मानता हूँ। जब कोई लिखता हाँ, है वो कि ये छोटी कहानी समीक्षा होती की है। हाँ। मार्मिकता बहुत अच्छी है, इस कहानी के अंदर ये बात बहुत तरीके से आ गई है, ये कहानी बहुत प्रभावित करती है, या ये अंश उसका बहुत अच्छा लगा, अगर ये सब बातें आती तो आपको फीडबैक तो इसी से मिलता है ना। हम्म। पिक्चर की जो रिव्यू, जैसे मैं बताती हूँ, अभी पिछले वीक मैंने एक काव्य पुस्तक की समीक्षा लिखने की, पूरी समीक्षा तो नहीं लिखी, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे की वो थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ। उस किताब का नाम था धूप का उल्लास। हम्म, पुस्तक का नाम था, काव्य पुस्तक है, उसका नाम है धूप का उल्लास। हम्म, वरिष्ठ कवि, पत्रकार, लेखक संतोष पाल की काव्य पुस्तक धूप का उल्लास। धूप, अब सबसे पहले तो वो शीर्षक ही हमें अपने दिमाग में जाता है ना। अभी किताब तो नहीं छपी है, तो आवरण और वो नहीं पता, लेकिन किताब का नाम पता है। धूप प्रतीक है खिलन का, तो कहीं ताप से मुरझाने का भी, कहीं रोशनी का, तो कहीं आंखों के दंश का भी, और भी न जाने कितने अर्थ निकल आएंगे इसके। पर इसके साथ संतोष पाल जी ने उल्लास को जोड़कर शायद सारे विवादों से परे एक अलग संसार रचने की कोशिश की है। ये प्रतीत होता है जब हम पन्ने दर पन्ने पलटते चले जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कवि अपनी उम्र के इस पड़ाव पर अपनी आशाओं की पतवार खेना चाहता है या हार मान लेता है। कहीं तो उसके बाद जो भी उसमें अलग अलग कविताएं हैं, तो वो अलग अलग कविताओं की, या कहीं सामाजिक चेतना का भाव हिलोरे ले रहा है, कहीं प्रकृति का सौंदर्य बोध खींच रहा है, या कहीं बेरंग सुबह की उदासी डुबो रही है। पर इन सब के बीच एक व्यक्ति जो मन की पृष्ठभूमि में नितांत अकेला खड़ा स्वयं का भी मंथन कर रहा है, कोशिश में है कि उलझे सवालों के जवाब ढूंढ सके। अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल बखूबी करते हुए भी एक झीना सा पर्दा शब्द और अर्थ के बीच, या तो सरलता से सब समझ में आ जाए पाठकों को, या वो उसकी गूढ़ता के जंगल में खुद को खोया महसूस करने लगे। बल्कि इसलिए नहीं कि वो झीना पर्दा हटा नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि वो जंगल उसके स्वयं के विचारों का है, जिनको आज किसी और ने शब्द दे दिया। मतलब आप ये बता रहे हैं कि आप ही के शब्द, मतलब आपके भावों को उन्होंने शब्द दे दिया है। तो एक शुरू में थोड़ी भूमिका हो जाती है, ये भूमिका है जो उनके बस, जो मेरे बस में नहीं था, वो उन्होंने कर दिया। कम से कम कविता में अपनी अभिव्यक्ति मैं नहीं कर सकती थी, जो उसने कर दी। एक कहने का एक तरीका होता है। तो शुरुआत इस तरह से, जैसे तन्मय भाई ने कहा कि हम पहले, सबसे पहले हम शीर्षक और उसके पहले हम कवि के बारे में या रचनाकार के बारे में एक दो पंक्तियां, क्योंकि समीक्षा करनी है तो बहुत लंबा चौड़ा परिचय नहीं। जैसे उन्होंने कहा ना कि खाली एक उनके व्यक्तित्व का परिचय, वो कथाकार हैं, वो कहाँ कवि भी हैं, वो लेखक भी हैं, क्या लिखते हैं, और फिर अब आप उनकी कहानी की चर्चा कर रहे हो, तो उसमें क्या अलग दिखता है आपको, तो वहां नाम से आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना तन्मय भाई? बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। और बहुत अंत अच्छी। में आप अपने सारे विचारों को लेकर के कहीं समभाव में आ जाएं कि इसमें कुछ त्रुटियां भी, मेरी दृष्टि में ये बात मुझे नहीं समझ आई, त्रुटि नहीं है। कभी भी रचनाकार में कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि उसकी वो अपनी रचना होती है। मेरा क्रिएशन मेरी दृष्टि से है, सबको कितनी भी त्रुटि लगे। इसलिए इसमें ये चीज अगर ऐसे होती तो ज्यादा बेहतर होता। ये कहने की वजह ये है कि मेरी दृष्टि में ये है कि मुझे इसका कथ्य बहुत पसंद आया, शिल्प और बेहतर हो सकता था, लेकिन इस शिल्प में भी जो इन्होंने गढ़ा है वो बहुत प्रभाव छोड़कर जाता है। और एक खास बात हमेशा ध्यान रखना है प्रासंगिकता की। प्रासंगिकता मतलब आज के संदर्भ में अगर हम उस कहानी को पढ़ रहे हैं तो क्या मोल है उसका, क्यों पढ़े हम उस कहानी को। जैसे सबसे पहले तन्मय भाई ने कहा समीक्षा लिखी ही क्यों जाए, तो अंत जरूर प्रासंगिकता को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस हाँ, कहानी से उसकी कोई न उसकी कोई, रेलिवेंसी, हाँ उसका रेलिवेंसी क्या है,
आज रेलिवेंसी के संदर्भ में उसका क्या रेलिवेंट है, वो है रेलिवेंट है या एक पौराणिक कथा की तरह है? बस, तो वो रेलिवेंट भी होना चाहिए, तभी तो हम उसको पढ़ेंगे। तो वो अंत में जरूर लिखना है, चाहे कथा कैसी भी हो, चाहे शिल्प कैसा भी हो। लेकिन आज के समाज में ऐसी कहानियों की, ऐसे पात्रों की और इस स्थितियों को हम देखते रहते हैं, तो इनके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें क्या करना है। कहीं ना कहीं ये कहानी हमें एक संदेश देकर अगर जा रही है, कुछ बतला कर जा रही है, भले यथार्थ का चित्रण कर रही है, तो हम जान तो रहे हैं कि यथार्थ क्या है जीवन का। कहीं हमें कल्पना लोक में ले जा रही है, तो कल्पना की भी तो आवश्यकता है। यथार्थ में आदमी 24 घंटे नहीं जी सकता है, और हाँ पलकों से झाड़ू बुहार नहीं सकते हैं, लेकिन पल वो एक प्रतीक है कि कितना हाँ, प्रेम कि है, मतलब कितना प्रेम है, इसको इतना प्रकट करने प्रेम है का कि एक उसका तरीका है। इंतजार इतनी बेसब्री से किया जा रहा है। तो वो एक कवि हृदय और वो एक समीक्षक को समझना चाहिए। कथा किसी यथार्थ की भी हो सकती है और कल्पना की भी। मेरी दृष्टि में समीक्षक ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। जैसे तन्मय भाई ने कहा ना कि आप समीक्षक को परखो कि वो यथार्थ वामपंथी है या दक्षिणपंथी, वो बीजेपी का है या नहीं, वो आपकी कहानी के साथ में न्याय करेगा या नहीं करेगा? कहने का मतलब न्याय कर पाए, हाँ, वो न्याय कर रिजिड नहीं पाएगा हो या नहीं कर अपनी पाएगा। दृष्टि के प्रति। तो वो तो मैं तो ये सोचती हूँ समीक्षक को तो रिजिड होना ही नहीं चाहिए। उसको जैसी भी कहानी मिलती है, उसको हाँ, ये बिल्कुल प्रयास बहुत उसको रचनाकार की दृष्टि से सोचना चाहिए। अपनी दृष्टि के साथ साथ पहले रचनाकार की दृष्टि से सोचे, बाद में वो अपनी दृष्टि बीच बीच में थोड़ा रख दे। हाँ, लेकिन वो विचारधारा बहुत प्रभावित करती है। मैंने कहा ना, जिस विचारधारा का आदमी है वो उससे उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगा, और वो उसके आधार पर ही समीक्षा करेगा। बिल्कुल। बहुत कम लोग होते हैं हाँ, जो कि रुक्मणी जी, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह लेते हैं। वो शिल्प में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं और कथ्य में भी अच्छाइयाँ ढूंढ अच्छाइयाँ ढूंढते तो अच्छाइयाँ ज्यादा ढूंढनी है, क्योंकि हमें हाँ, प्रोत्साहित भी करना है। और वो ऐसा बुराइयों भी को नहीं। मैंने कहा ना, इस हाँ, तरह से सरसरी निगाह से लिख के छोड़ देना है कि सामने वाले को समझ भी आ जाए और उस पर इफेक्ट ना हो, सुनने और वाले को भी डिमोरलाइज पता ना। नहीं हो, लेखक डिमोरलाइज नहीं हो, इस बात का पूरा ख्याल रखें। पूरा आपने ख्याल डिमोरलाइज रखना, कर दिया तो अगली कहानी नहीं लिखेगा वो। लिख आपने लूंगा। एक एक जो जैसे जैसे मैं ये कहता हूँ कि भ्रूण की हत्या कर दी है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो यस, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस बात का कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। हर आदमी अच्छा नहीं लिखता है, लेकिन अच्छा लिख सकता है, इस संभावना को हम नहीं और वो छोड़ सकते। लिखते लिखते ही तो लिखेगा ना। कोई भी पेट से हाँ, लिख कर नहीं आता है, धीरे 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 आगे बढ़ती है। रुक्मण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई हाँ, जैसे अपन कविता संग्रह की समीक्षा के लिए पहले उसकी एक बार भूमिका जो लिखी रहती है लेखक द्वारा खुद ने भी, उसको पढ़ लेते तो थोड़ा सा अपने को आइडिया आ जाता है जी बिल्कुल आ शुरू जाएगा। करने के पहले। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक हेल्प मिलती है उसको लिखने में हाँ, वो तो समीक्षा। जैसे तन्मय भाई ने भी कहा ना कि आप हम्म लेखक के बारे में भी पढ़ें, उसकी हम्म भूमिका भी पढ़ें, और भूमिका किसी ने भी। उसमें अपनी समीक्षा या भूमिका या कथन कुछ लिखा हो। इससे इससे उसकी विचारधारा स्पष्ट हो जाएगी, आत्मकथा। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल। वो किताब के बारे में भूमिका में लिखता है और जो लोग लिखते हैं उसको पढ़ लें वही, अपन, थोड़ा हाँ आइडिया वही हो जाएगा। वही 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 जी। तो जरूरी है। वो पढ़ लो, और उसके बाद लेकिन उसको बार बार पढ़ो। लिखने के पहले बार बार पढ़ें। हाँ, पहली बार लिखा पढ़ा आपने, जो विचार है उसको लिख लो, मना नहीं है, उसको लिखते जाओ या अंडरलाइन करते जाओ उन विचारों को। लेकिन 4-5 बार पढ़ो, और 4-5 बार में जो विचार आते जाते हैं लिखते जाओ। अंत में बैठो उन सबको कलेक्ट करके, और उसके बाद जब जो समीक्षा आप लिखोगे वो बेस्ट समीक्षा होगी, बहुत है ना? दीदी मैं पूछना चाहती थी कि जैसे अपना ये भी आपने डाला था ना कहानी, जैसे पिता शोक, मतलब ऐसे इंडिकेट करना है कि मतलब हम ये प्रस्तावना लिख रहे हैं, ऐसा लिख के बताना है कि हम ये निष्कर्ष निकाले, ऐसा बताना है कि ऐसे ही लिख देना आप जैसे नहीं, आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, हाँ और दूसरा आप लिख भी सकते हैं, निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। ऊपर हाँ में लिख सकते हैं लेखक परिचय या भूमिका, फिर आप हाँ समीक्षा लिख सकते हैं। ऐसा हाँ कुछ नहीं है कि आप इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, आप चाहें तो इंडिकेट करके भी लिख सकते हैं, और हाँ आप चाहें तो पैराग्राफ चेंज करते हुए अपनी बातों को रख सकते हैं। हाँ। निष्कर्षता मैं ये कहना चाहती हूँ, तो वो अपने आप ही हो गया कि ये निष्कर्ष है। अच्छा, शुरुआत आप करेंगे, जब आप लेखक के बारे में बता रहे हैं तो समझ आ गया इस पैरा में लेखक का परिचय है। जैसा जैसा आप बोल रहे हैं ना, तो जैसे हम लोग मैं आज तक इतने दिन जब भी की हूँ तो 1 से 2 ही बार पढ़ा मैंने।
और जैसा आपने बोला ना, उसी समय विचार आने लगते हैं दिमाग में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए करके। और नहीं, ये होना चाहिए और नहीं होना चाहिए में कभी मत जाना। अच्छा, होना चाहिए और नहीं होना चाहिए वो तुमने नहीं लिखी है, जिसने लिखी है हाँ, उसने जो लिखा है उसमें क्या हुआ है पहले वो होना चाहिए। नहीं जैसे आपकी बात तुम्हारे को, में जो विचार आता है ना होना चाहिए नहीं चाहिए, वो तुम बाद में चौथे पैरा में डालो अपने अच्छा, विचार को। अच्छा, शुरुआत में क्या होना चाहिए नहीं वो तो तुम अंत में डालो कि मेरे विचार में हाँ, इस पात्र ने ये किया तो हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें ये सीख मिलती है। अच्छा, रचनाकार में कोई कमी नहीं है, उसको तो वो सीख देने के लिए लिख रहा है। जी जी जी, ठीक है अच्छा, जी। इसमें एक बात ये भी है, जब हाँ, किसी पुस्तक की समीक्षा करें तो उससे पहले पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक, पृष्ठ संख्या, मूल्य, ये और प्रकाशक का पता, फोन नंबर, ये चीजें पहले पैराग्राफ में पहले लिख दें और उसके बाद नीचे लाइन खींच के या तो समीक्षा का अपना नाम उसी जगह लिख दे या फिर लास्ट में लिख दे। ये इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत आभार जी, समझी। और किसी को कुछ पूछना है? चांद, आप कुछ पूछना है? हाथ उठा हुआ है। अच्छा ठीक है, आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? सबको समझ में आ गई कि समीक्षा कैसे करनी है? तो फिर इस बार जो मुझे समीक्षाएं मिलेंगी इनकी क्या कहते हैं अपने शैल दीदी की, वो परफेक्ट मिलेंगी। लेकिन एक चीज वो जो बहुत जरूरी है जो मुझे अंत में कहनी थी वो मैं आप सभी से जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग फुल स्टॉप, कॉमा, डैश, हाइफन, इन्वर्टेड कॉमास, इन सब का जरूर ध्यान रखें। और खास करके चंद्र बिंदु और बिंदु और में अगर आप बिंदु नहीं डालते तो में हो जाता है बकरी वाला, तो आपको बकरी वाला में मांग का भांग बन जाता है। हाँ, मांग भरो सजना, भांग भरो सजना, हाँ, कितना तो फर्क हो ये जाता है। सारी चीजों का भी आप लेख में जरूर ध्यान रखें। जब समीक्षा या कुछ भी लिख रहे हो, एनीथिंग, आप अगर हिंदी लिख रहे हो, अच्छा कॉमा जो है शब्द के एकदम सटके होना चाहिए, उसके बाद एक गैप डालना चाहिए। कितने लोग एक गैप डाल के कॉमा लिखते फिर एक गैप डालते फिर लिखते हैं, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और पूर्ण विराम भी बिल्कुल शब्द के बाद खत्म होते ही वहां लगना चाहिए, दूर नहीं लगना चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा शब्द के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। ये सारी चीजों का भी हमें हमेशा ख्याल रखना है जब भी आप कुछ भी लिख रहे हैं। जी हाँ, ये शशि जी ने जो भी बताया कि प्रकाश का शशि जी नाम, कुछ पूछ रही हैं, आप बोलिए। हाँ, एक बात मुझे पूछनी है कि इन्वर्टेड कोमा एक तो एक वाला होता है और एक दो वाला होता है, इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग जगह अलग अलग बताते हैं, तो कहाँ कैसे यूज करें, बहुत कंफ्यूज है मुझे। बताएं तन्मय भाई। देखिए, इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है जब आप इन्वर्टेड कोमा 2 लगाते हैं तो आप किसी के कहे वाक्य का पूरा यों के यों लिख रहे हैं। जैसे आप पूरा वाक्य यूं के यूं लिख रहे हैं किसी का संदर्भ देते हुए, जैसे उसने ये कहा, फिर आपने 2 इन्वर्टेड कोमा लगेंगे, फिर ये उसका कथन है, आपका नहीं है, उसमें 2 लगेंगे। और सिंगल तब लगेगा जब आप किसी बात को उद्धृत करना चाहें, किसी बात को समझाते हुए कि उसने ऐसा लिखा, कहा और लिखा, लिखा में फिर सिंगल लग जाएगा। हाँ, जैसे तन्मय भाई ये कहना चाह रहे, जैसे लिखे में ऐसे भी होता है ना, जैसे हम किसी सेंटेंस के बीच में हम एक शब्द किसी का कहा हुआ लिख देते हैं, गूंगे की सरकरा बीच में लिख दिया, भाई इस हाँ। बारे में बताने में ये इसका स्वाद गूंगे की सरकरा की तरह मैं नहीं बता सकती, तो वो गूंगे की सरकरा को जो है ना आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। हाँ, समझ में आ गई। लेकिन तन्मय भाई ने कहा हमें हाँ, तो ऐसा करना चाहिए, देन यू हैव टू इन्वर्टेड कॉमास। जैसे कहानी में बोली, भाभी बोली, हाँ, फिर उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कोमा में आएगी बात पूरी। समझ गए। ये पूरा वाक्य है, उसका जो उसने डायलॉग बोला है वो लिखा है आप। पूरा का पूरा जब भी डायलॉग किसी का हम उद्धृत करते हैं तब डबल लगते हैं, और कोई एक शब्द को, कोई एक बात को हम सिर्फ
स्पेसिफाई करना चाहते हैं तब हाँ। सिंगल लगाते हैं। तब सिंगल लगा। क्लियर हो समझ गया में ना आ सर? गया, यहाँ बहुत पर थोड़ा सुंदर डाउट ढंग था से मुझे, बताया, बहुत समझ सुंदर में। ढंग से बताया तन्मय भैया आपने। मैं कुछ और- बोलना चाह रही थी, ये हाँ। डॉक्टर जी शशि मंगल जी ने तो बताया अभी। उसके बारे में हम फिर बात कर लेंगे। हाँ, अच्छा बाद में बात करेंगे, ओके। हाँ, और बोलें या पूछ सकती हो, कोई बात नहीं, आप पूछ। पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं? नहीं मैं पूछ रही इंदु थी, जो जी? आपने प्रकाशक का नाम बोला और मूल्य बोला, ये हाँ। सब जो अपने को लिखना होता है, क्या ये शुरू में लिखना होता है? क्योंकि ये मैंने सुना हाँ। नहीं, तो मैं जानना देखो, चाह हाँ, रही ये वैसे सारी नहीं, चीजें शुरू में लिखनी होती हैं। आजकल वैसे जो है समीक्षा के औजार बदल गए हैं। हूँ। अब ये आपको समीक्षा भी पठनीय या श्रवणीय होनी चाहिए। ओके ओके, समझ गई। समझ अगर गई। आप बोरिंग इन्फॉर्मेशन दोगे तो नहीं, और जो शशि मंगल जी ने जो बताया वो उन्होंने सही बताया, वो एक विधान है समीक्षा का, हाँ, में ये वो किया जाता है। आप अंत का एक पैराग्राफ डाल दें कि अंत इसमें में। ये इतने प्रश्न हैं। नहीं, अंत में या शुरू में, इसमें में पहले लिख दिया जाता है कि लेखक कौन है, उसकी रचना का नाम क्या है, परिचयात्मकता में आप प्रकाशक। डाल सकते हैं। उसके बाद एक लकीर खींच करके अपनी हाँ, समीक्षा लकीर आरंभ करें। खींच के बाद में समीक्षा शुरू की जाती है। ये समझ गई। ठीक है। और समीक्षक अपना नाम पहले भी लिख सकता है, वो लकीर खींच के, फिर लकीर खींच के समीक्षा शुरू होगी, और लास्ट में भी लिख सकता है। और आप अंत में भी लिख सकते हो। और अगर जिस किताब की समीक्षा लिख रहे हैं वो किताब में ही आपकी समीक्षा छपने वाली है, तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ लेखक, प्रकाशक और सबका नाम ऑलरेडी वहां पर होता है, और आप शुरू तो लेखक से कर ही रहे हो उस समीक्षा में, तो वो अपने आप उसमें आ जाता है। हाँ, अगर वो समीक्षा आपकी कहीं और छप रही है तो जो शशि मंगल जी ने कहा है उसको फॉलो अप करना है शुरू में या अंत में जरूर, जिससे कि कोई अगर उस समीक्षा को पढ़ के उस किताब को पढ़ना चाहता है तो उसको पता हो कि ये कौन से प्रकाशक से है, कहाँ से ली जा सकती है, हाँ, मूल्य क्या है, मूल्य क्या है उसका। तो उस दृष्टि से ये, तो उनका जो शशि मंगल जी ने जो बताया उसका अर्थ ये है कि अगर आपकी समीक्षा कहीं और छप रही है, कहीं दूसरी उस किताब की बजाय कहीं और जहां भी जा रही हो, अगर उस लेखक को नहीं भेज रहे हैं, आप कहीं छपवा रहे हैं, तो जरूर इसको फॉलो अप करें शुरू में या अंत में, दोनों जगह में से। ठीक है ना? ठीक बोला ना शशि मंगल जी? हाँ, यदि लेखक के पास भेज रहे हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। पर यदि उस किताब में तो समीक्षा नहीं छपती, पर और किताबों में छपती है। किताब में तो भूमिका आएगी। हाँ, नहीं, कभी कभी आजकल हम समीक्षा भी दे देते हैं, प्राक कथन अपनी ओर से या उनकी दृष्टि से करके लिख देते हैं, उनकी दृष्टि से, उनकी कलम से। ये मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन 8 बज गए, ये तो अपना दूसरा हाँ, कार्यक्रम नहीं, था। ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो समीक्षा का मैंने एक कहानी भेजी थी, सोचा था कि उस कहानी पर थोड़ी चर्चा हो, लेकिन आज इसको यही खत्म करते हैं। आप लोग सभी कोशिश करो, कहानी ग्रुप में डाली हुई है उसमें, या कोई भी एक कहानी लिख ले करके उस पर थोड़ा सा लिख करके आप लोग भेजो। और अगर आप लोग चाहोगे कि फिर से एक क्लास रखी जाए तो हम फिर से एक कार्यशाला समीक्षा पर रख सकते हैं, जिसमें कि हम एक कहानी लेकर के अब उसके ऊपर दूसरी क्लास में उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो वो आप लोग हमें बता देना, ठीक है? बिल्कुल नहीं। अगर आप वाकई ये अगर कार्यशाला है तो आप इनको एक कहानी दें और उसके ऊपर बहुत सारे लोग अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी लिख करके भेजें। मैंने कहानी दे दी थी, लेकिन आज समय हो गया है, इसलिए मैंने कहा जो आज नहीं, मैंने दी है अगले किसी सत्र में। हाँ, तो अगले सत्र में जो कहानियां मैंने भेजी है, आप उन दोनों कहानियों को पढ़ लो। छोटी छोटी कहानियां इसीलिए दी है, और उसके बाद आप उस पर कोशिश करो कि आप क्या लिख सकते हो, है ना? और फिर आप दूसरे सत्र में हम लोग एक और कार्यशाला, सेकेंड सत्र इसकी रख लेंगे जब आप लोग चाहोगे, और उसको जरूर हम लोग देखेंगे। तो आज मेरा बहुत अच्छा रहा कि मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़ गया। हाँ, मैंने कहा यार, आप मैंने मुझे लगा आप समीक्षक हैं, आपको जुड़ना चाहिए। अरे तो मैं उसको अभी देखा, मैंने जिस समय मैं आकर के बैठा तो मैंने कहा कि अरे समीक्षा पे बात हो रही है तो मुझे सुननी चाहिए। बहुत अच्छा। अगली बार
अगली बार कविता उस पे रखिएगा समीक्षा का, इस बार कहानी पे हुआ ना। नहीं नहीं, यही सेम ही है कविता और कहानी, लेकिन ठीक है हम अगली फिर बार भी फर्क आ जाता है उसमें, कैरेक्टर्स थोड़ा वगैरह फर्क आता है, मैं कई चीजें। बताऊंगी। हाँ चलिए हाँ। अगली बार कविता पर रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शशि मंगल जी का धन्यवाद देती हूँ कि वो जुड़ी और उन्होंने अपने विचार रखे समीक्षा के ऊपर, बहुत अच्छे लगे, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे लिए ये बात जानकारी होते हुए भी कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, तो आपने बाद में भी जो बताया शशि मंगल जी, बहुत अच्छा और बहुत सही लगा कि प्रकाशक का नाम और ये आने से बहुत आसान हो जाता है। और तन्मय भाई, आपका मुझे ख्याल देर से आया और देर से मैंने भेजा, फिर भी आप जुड़े। तन्मय भाई की सबसे बड़ी खासियत मुझे यही लगती है कि वो जब जहाँ जैसे चाहे जुड़ जाते हैं और हम उनसे सीख पाते हैं। तो इस क्लास को आपने विशेष बना दिया, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आप लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत आभार। शोभा जी आप थोड़ा जोर देर से जुड़ी, सीमा जी आप देर से जुड़ी, तो कोई बात नहीं है, मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। और जो लोग 8 बजे की मीटिंग के लिए जुड़ रहे हैं वो दोबारा जुड़ जाइएगा, क्योंकि एक बार मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए, और फिर से आप जुड़ जाएं। जैसे रचना जी और कंवर जी आप लोग वापस जुड़े, तो आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ। और आप जब चाहेंगे मुझे मैसेज कीजिएगा या गुरुकुल में मैसेज कर दें, तो हम फिर से एक कार्यशाला और रख लेंगे। मंच पर उपस्थित कार्यशाला कविता को लेकर भी रख लेंगे, है ना। इंदु दीदी, आज मंच पर हमारे जो गुरु उपस्थित हैं, शशि मंगल जी, प्रेम तन्मय जी और इंदु झुंझुनवाला जी, मैं सभी का अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज जो आपने मुझे सिखाया है, इसको सीखने के लिए आज जब से हमारा यह कार्यक्रम शुरू हुआ था ना, उस दिन से मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ हो तो मैं सीखूं। मैंने शुरू के कार्यक्रम में ये बोला भी था कि मेरी समीक्षा यह पहली है, मैं समीक्षा लिखना नहीं जानती, पर अब मैं समीक्षा लिखना सीखूंगी और जरूर सीखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं भी, क्योंकि मेरी तबीयत मैंने आपको बताया था, मैंने बाथरूम में गिर गई हूँ, गैप आ गया पीठ में, मैम दीदी गैप आ गया है। नहीं आराम करो, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैं भेजूंगी, मैं YouTube पर डाल दूंगी, आप लोग जरूर देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दो इंदु।